कि आपने लास्ट के 2 वीडियोस में देखा, हम 8th क्लास के चैप्टर जिसका कि नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात करना चाह रहे थे। हमारा जो ये टाइटल है, जो चैप्टर का नेम है, उसी को कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम डेप्थली इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे थे कि ये लीनियर इक्वेशन आखिर आया कहाँ से। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझा था, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने जाना था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद में हमने जाना था कि टर्म किसे कहते हैं या पद किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा जानी थी फर्स्ट वीडियो में। और थर्ड टर्म पर हमने समझा था कि डिग्री किसे कहते हैं या किसी भी व्यंजक की घात हम कैसे निकालते हैं, वो फर्स्ट वीडियो में। ये शुरुआत के जो 3 टॉपिक है ये फर्स्ट वीडियो में मैंने क्लियर किए थे। और जो सेकंड वीडियो बना था कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने समझा था कि बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, और वो प्रकार भी हमने 2 आधार पे जाने थे। पहला आधार क्या था कि अगर पदों की संख्या के आधार पे हमें डिसाइड करना हो कि हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक है वो किस टाइप का है, तो हमने जाना था तो 3 टाइप के होते हैं। एक पद अगर आपको दिखाई देता है तो उसको आप मोनोमियल बोल सकते हैं। इसी तरह से 2 टर्म या 2 पद दिखाई दे तो आप उसको बाइनोमियल बोल सकते हैं। और इसी तरह से 3 टर्म आपको दिखाई देता है तो आप उसको ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। तो ये था किसके आधार पे, उनकी टर्म या पद के बेसिस के हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमने टाइप बताए। सेकंड जो हमने कंसेप्ट क्लियर किया था कि अगर हमें डिग्री के बेसिस के हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप पूछे जाए तो वो कितने टाइप के होते हैं। तो पहला हमने देखा था रैखिक या लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री या घात 1 हो तो हम उसको लीनियर कह देते थे या रैखिक कह देते थे। इसी तरह से अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे वेरिएबल की तो हम उसको द्विघातीय या फिर क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते थे। और इसी तरह से अगर हाईएस्ट पावर चर पद की अगर 3 दिखाई दे या 3 दिखाई दे तो हम उसको क्यूबिक या त्रिघातीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते थे। अब जब यहाँ तक अब क्लियर है, यहाँ तक स्टडी करने पे हमने पाया कि अब जाके कहीं न कहीं जो हमारा मेन टाइटल था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण, वो अब जाके हमारे इस जगह दिखाई देने लगा है। लीनियर दिखाई दे रहा है आपको, लीनियर है रैखिक। तो अब ये यहाँ पे आने के बाद में हमने जाना कि जो हमारा जो टाइटल बना है लीनियर इक्वेशन, वो जरूर इसी से कहीं न कहीं रिलेट होगा, इसी से कहीं न कहीं संबंधित होगा। तो हम इसी को ही अब डिटेल में समझेंगे। अभी तक आपके यह है, आप 9th 10th में जाएंगे तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी पढ़ेंगे। तो मैंने इसी वजह से ये दोनों वीडियोस बिल्कुल डिटेल में इसीलिए बनाए हैं इससे पहले, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तो ही आप 9th 10th की मैथ्स को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो अब इस लीनियर वाले पार्ट को ही हम और अच्छे से समझेंगे। तो हमने अभी तक जाना कि जैसे हम डिग्री की बात कर रहे थे, घात की बात कर रहे थे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो जब पूरे के पूरे बीजीय व्यंजक के पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हाईएस्ट पावर ही आपको 1 दिखाई देती है तो ही आप उसको लीनियर या रैखिक कह सकते हैं। यह तो क्लियर है ना। तो चलिए इसी को और डेप्थली समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की या रैखिक बीजीय व्यंजक की बात कर रहे हैं। तो हमने ये तो क्लियर हो चुका था पहले कि हम उसी को ही लीनियर या रैखिक बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसी को ही बोलेंगे जिसमें सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर आपको 1 दिखाई दे। तो यहां हमने जाना हाईएस्ट जो पावर होती है वेरिएबल की या चर की, इसमें क्या मिलनी चाहिए, डेफिनेटली आपको हाईएस्ट पावर क्या मिलनी चाहिए, 1 ही मिलनी चाहिए। जैसे 3x प्लस 4x प्लस 5, तो इस पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देख पा रहे हैं x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है। तो आप इसको लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या रैखिक बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। अब बात आती है कि हमने तो अभी तक जो टाइटल में जो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर वर्ड को क्लियर किया है। इक्वेशन तो अभी भी इसमें कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा आपको, तो हमें तो लीनियर इक्वेशन तक पहुंचना है। तो
तो हम वहीं पे चलने वाले हैं। देखिए अब जैसे ये जो एक एग्जांपल लेते हैं 2x + 4 और इधर भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2x + 4। सेम एग्जांपल है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये दोनों लीनियर है या नहीं, पहले इसको डिसाइड कर लेते हैं। तो लीनियर या रेखीय डिसाइड करने के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की 1 होनी चाहिए। तो यहाँ 1 है, सही है, यहाँ पे भी 1 है, यस। ये दोनों के दोनों लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या रेखीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब हम बात करेंगे फिर हम लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे। हम जो जानना चाह रहे हैं लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, है ना, कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अगर उसमें इक्वल का साइन अगर आपको कहीं पे भी नजर आ जाता है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपको इक्वल का साइन कहीं पे भी नजर आ जाता है, तो अब वो लीनियर एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक ना होकर के एक इक्वेशन बन जाती है, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। देखिए अभी मैं अगर इस चीज की बात करूं तो इसमें कहीं पे भी इक्वल साइन नजर नहीं आ रहा है, तो अभी तक हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हमने जानी थी कि कांस्टेंट, वेरिएबल और पावर तीनों होनी चाहिए, और वो तीनों चीज हमारे पास में है, तो इसको हम लीनियर एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। अब लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे, तो लीनियर इक्वेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन मैंने बताई कि आपको उस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लीनियर तो होना ही चाहिए। सबसे पहली चीज आप क्या नोटिस करेंगे कि वो लीनियर होना चाहिए, रेखीय होना चाहिए। और रेखीय कब हो सकता है वो, जब उसकी हाईएस्ट पावर या उच्चतम घात आपको क्या दिखाई दे, वहां पे 1 दिखाई दे। सबसे पहली चीज तो ये, उसको लीनियर इक्वेशन कहा जा सकता है। दूसरी चीज, आपको उसमें इक्वल या बराबर का चिन्ह नजर आना चाहिए, इक्वल का साइन या बराबर का जो चिन्ह है वो दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो क्या आपके पास ये दोनों चीजें हैं क्या अभी, तो लीनियर में पहले तो हमने देखिए उसकी उच्चतम घात 1 है, देखिए समझे तो 1 है। दूसरी चीज हमें इक्वल साइन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बीजीय व्यंजक में, तो यस यहाँ इक्वल साइन, यहाँ पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको कहीं एक जगह इक्वल साइन नजर आ रहा है। तो आप अंतर समझ रहे हैं लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन में। तो अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो ओनली एंड ओनली केवल 3 टर्म्स उसमें दिखाई देगी आपको। 3 टर्म्स कौन कौन सी, कांस्टेंट दिखाई देगा आपको, वेरिएबल दिखाई देगा या पावर दिखाई देगा। मतलब चर, अचर और घात 3 ही चीजें नजर आएगी, चर, अचर और इनकी पावर देखिए 1। तो ये 3 चीजें नजर आ रही, इसलिए हमने इसको लीनियर इक्वेशन ही कहा, फिर लीनियर एक्सप्रेशन ही कहा। तो लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे, कि लीनियर इक्वेशन उसको बोलेंगे जहां वो 3 चीजें तो आ ही है, मतलब कांस्टेंट भी नजर आए आपको, अचर भी नजर आए, इसके साथ साथ वेरिएबल या चर भी नजर आए और घात भी नजर आए, और इनकी 3 चीजों के अलावा और क्या चौथी चीज क्या नजर आनी चाहिए आपको, इक्वल का चिन्ह या बराबर का चिन्ह भी वहां नजर आए, तो उसको आप इक्वेशन बोल सकते हैं। ऐसा सिर्फ लीनियर के लिए नहीं, आप और भी जो क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है उनके साथ भी सेम सेंस है। केवल आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन इन दोनों में केवल एक ही अंतर है कि एक्सप्रेशन में तो केवल ये 3 ही चीजें नजर आती है, और जो इक्वेशन होती है उसमें चौथी चीज इक्वल साइन और दिखाई देने लग जाता है आपको। तो बात क्लियर है लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन में, तो केवल इसी चीज को हम समझना है। अब हम ये तो क्लियर कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गई कि लीनियर इक्वेशन हम उसी को बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमें कांस्टेंट मतलब अचर, वेरिएबल मतलब चर, और पावर मतलब घात, और चौथी चीज क्या, इक्वल साइन दिखाई देगा, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। और सबसे बेसिक कंडीशन क्या है लीनियर इक्वेशन होने की, कि उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो ही हम लीनियर कहेंगे। क्लियर है, तो लीनियर इक्वेशन हमारे यहां तक क्लियर हो चुका है। अब आगे समझते हैं 1 वेरिएबल। तो ये इसी तरह से काफी सारे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है x की
जैसे -3y = 9, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? तो हमें सबसे पहले वही चार चीजें चेक करनी होगी कि क्या इसमें कांस्टेंट आ रहा है। यस, -3 और 9 कांस्टेंट है। ठीक है, आगे चेक करते हैं कि क्या इसमें वेरिएबल नजर आ रहा है, आपको चर नजर आ रहा है, y नजर आ रहा है, देखिए तो मतलब चर भी नजर आ रहा है। तीसरी चीज, क्या इसमें एक्सपोनेंट या पावर है उनकी, वो भी कि यहाँ y की पावर 1 नजर आ रही है, यस नजर आ रही है। और चौथी चीज मैंने क्या बताई थी, इक्वल साइन है कि नहीं, तो यस यहाँ पे इक्वल साइन नजर आ रहा है। तो जब भी कहीं आपको ये चारों चीजें नजर आने लगे और उनकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल भी 1 ही हो, तो आप उसको लीनियर इक्वेशन के नाम से संबोधित कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं वन वेरिएबल। तो आप ये जो दो एग्जांपल देख रहे हैं, इन दोनों एग्जांपल में कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं आपकी इक्वेशन में? केवल यहाँ ऊपर वाला एग्जांपल देखें तो आपको यहाँ पे भी वन वेरिएबल नजर आ रहा है पूरी इक्वेशन में। इसी तरह से ये नीचे वाला एग्जांपल देख रहे हैं तो यहाँ पे भी वेरिएबल 1 ही नजर आ रहा है। अब ये वेरिएबल कभी x हो सकता है, कभी y हो सकता है, कभी z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। ये क्योंकि इनकी वैल्यूज कोई डेफिनेट नहीं होती कि हम x से काम में लेंगे, क्योंकि जब नाम ही वेरिएबल है मतलब वो बदलता है, तो हम उसकी जगह अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये x y z ओनली अपने समझने के लिए है कि इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो दोनों एग्जांपलों में वन वेरिएबल नजर आया। अब इधर मैं बात करूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो 8th क्लास में केवल वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो 9th और 10th में आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप तभी समझ पाएंगे जब ये पीछे का बेसिक कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का समझने के, जैसे 3x - 4y = 12। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। और यहाँ देखते हैं, यहाँ x और y दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो क्या इन दोनों की पावर 1 है? यस है, तो लीनियर है, रेखीय बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें वेरिएबल कितने आ रहे हैं। यहाँ ऊपर वाले दो एग्जांपल में वन वेरिएबल आ रहा था, इसलिए हमने इनको क्या बोला, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या एक चर वाले रैखिक समीकरण बोल दिया था इन दोनों को। लेकिन जैसे ही थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं 3x - 4y = 12, तो यहाँ पे है तो लीनियर इक्वेशन ही, लेकिन अब यहाँ पे चर कितने आ रहे हैं, वेरिएबल कितने आ रहे हैं, x और y, दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं। तो क्योंकि इस लीनियर इक्वेशन या रेखीय समीकरण में आपको दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, दो चर नजर आ रहे हैं, तो इस लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्लियर है? तो ये वाला कांसेप्ट तो आप 9th 10th में स्टडी करेंगे। 8th में केवल हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है और उसी को ही हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्या आपको अभी तक यहां तक आने के बाद में यह क्लियर है कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और वन वेरिएबल क्या होता है? तो इस पूरे को समझने के लिए हमने इतना डेप्थ स्टडी किया कि अब कहीं पे भी 9th और 10th में कहीं पे हमें बाहर भी कुछ भी पूछा जाएगा तो हम इजी वे में उसको और डेप्थली ये समझा सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन आखिर आई कहां से, लीनियर वर्ड आया कहां से। क्लियर है? तो और ये बात हो गई कि लीनियर इक्वेशन कहां किस तरह का। अब हम ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन तो हम समझ चुके हैं वन वेरिएबल की कैसी होती है, बट अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको सॉल्व करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के तरीके के बारे में बात करते हैं। पहले इसको रन कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन को आखिर सॉल्व कैसे किया जाता है, उसको सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में जानेंगे। वैसे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं और उन दोनों तरीकों के बारे में बात कर लेंगे हम। लेकिन उन दोनों तरीकों में से जो सेकंड वाला जो मेथड मैं बताऊंगा, मतलब ट्रांसपोज वाला या पक्षांतरण वाला मेथड, वो ज्यादा काम में लिया जाता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। चलिए दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ टू सॉल्व कि लीनियर इक्वेशन को हम रेखीय समीकरण को कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सॉल्व करने के दो मेथड हैं, कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम
उस एग्जाम्पल को भी दोनों में देख लेंगे। यही वाला एग्जांपल इधर भी लिख लेते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 11। हाँ, एक और चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम रेखीय समीकरण की, तो ये जरूरी नहीं है कि x उसमें एक ही बार आएगा। जैसे अभी तक हमने ये दोनों एग्जांपल देख रहे हैं, तो इन दोनों एग्जांपल में आपको x केवल एक ही जगह नजर आ रहा है। आप हो सकता था देखिए ये ऐसे भी हो सकता था 3x प्लस 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 2। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या? देखिए समीकरण एक चर के अंदर है क्या? देखिए चर तो हमें वेरिएबल तो एक ही नजर आ रहा है, सब जगह x ही है, तो अभी तक तो वन ही वेरिएबल है। अब उस x की पावर भी देखिए 1 1 1 ही है, तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको केवल एक ही बार x दिखाई दे। x की वैल्यू कितनी भी बार आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बार वेरिएबल तो वन ही आ रहा है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही कहलाएगा। तो ये डाउट दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि हर क्वेश्चन में कहीं न कहीं हमें सिर्फ एक ही बार x दिखाई देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेरिएबल वन ही होगा लेकिन वो कितनी भी बार आ सकता है। चलिए इसको हटा करके हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड जो है, फर्स्ट मेथड में आपको करना क्या है कि आपको यह करना है कि आपको कोशिश करनी है कि नंबर की साइड ही रहे और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल की साइड ही रहे। जैसे पहला मेथड है कि यहाँ से आपको आपके मेन दोनों कंसेप्ट में केवल एक चीज हमेशा कॉमन ध्यान रखनी है। वो चीज क्या रहनी है कि आपको सबसे पहले ट्राई ये करना है कि आपको वेरिएबल वाले जो पद है या जो चर वाले पद है वो एक इक्वल के एक साइड दिखाई दे बराबर चिन्ह के, और जो नंबर वाले जो टर्म है वो इक्वल साइन के दूसरी साइड दिखाई दे। ये कंसेप्ट तो दोनों में ही फॉलो करना है, ठीक है। तो चलते हैं। अब हमारा मेन पर्पस क्या है कि नंबर की साइड दिखाई दे दे। तो इधर ये नंबर इधर हम ध्यान दें 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 11 है। तो यह नंबर इधर बिना मतलब का है, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, केवल नंबर की साइड ही रहे इक्वल के बराबर चिन्ह के, और जो x वाली टर्म हो तो दूसरी साइड रहे इक्वल साइन की। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस -3 को यहां से हटाना है। तो -3 को बिल्कुल जीरो कैसे किया जा सकता है? तो जीरो करने का एक मेथड ये है कि आप इधर भी -3 में क्या है, +3 करते हैं वो जीरो हो सकता है। -3 में जब आप +3 करोगे तो जीरो हो सकता है कि नहीं? तो इस -3 में इधर वाली टर्म में अब अगर हम इधर +3 ऐड कर दें, तो अगर हम +3 ऐड कर रहे हैं तो क्या आपकी इक्वेशन वैसी रह जाएगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन का मतलब ये है कि इक्वल साइन की इधर वाली वैल्यू के बिल्कुल बराबर है। ये क्लियर है ना? कोई भी इक्वेशन जो होती है, जैसे ये LHS और ये RHS पार्ट कहलाता है, तो ये इक्वल का साइन हमें क्या बता रहा है कि जो इधर वाली वैल्यू है वो इधर वाली वैल्यू के बिल्कुल बराबर है, ये तराजू बिल्कुल इक्वल है ना? तो जब आपने कहा, मैंने अभी भी कहा कि इस -3 को आप जीरो बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो? +3 ऐड करके। तो अब जब आप इधर 2x -3 और +3 ऐड कर रहे हो तो क्या ये 11 के इक्वल रहेगा? नहीं, आपने तो क्वेश्चन ही चेंज करके इधर वाली वैल्यू को +3 दे दिया, इधर वाली वैल्यू को आपने अपनी तरफ से +3 दे दिया, तो आपको इधर भी +3 करोगे तभी तो ये इक्वल रहेगा ना। इज इट क्लियर और नॉट? आपके जो तराजू है इधर 2 किलो रखा हुआ है, इधर 2 किलो रखा हुआ है, तो अगर आप इधर वाले तराजू में +3 kg और रख देंगे तो क्या ये 2 kg और इधर +3 और ऐड करने पे अब क्या ये इक्वल रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो अगर आपको वास्तव में इक्वल रखना है तो आपको जो चीज इधर दे रहे हो वही चीज इधर भी देनी पड़ेगी कि नहीं? तभी तो ये तराजू बराबर रहेंगे। तो सेम वही कंसेप्ट है कि आप इस -3 को हटाने के लिए इधर +3 दे रहे हो, तो वो +3 इधर भी ऐड करोगे तभी तो ये तराजू इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। तो अब आगे जाके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो 2x है और -3 में +3 ऐड करते ये 0 हो गया, और इधर 11 + 3 करते क्या हुआ आपका 14 हो गया। अब
अब 2x में कुछ भी ऐड करो, 0 ऐड करते हैं तो वो की वही वैल्यू वापस आ जाती है, 2x ही रहेगी और ये 14 हो गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, x की वैल्यू। जो भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि मेरे को x की वैल्यू किस तरह से निकालूं, केवल और केवल x को कैसे न कैसे करके आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से उसको अकेला करना है, उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। आपको x वाली टर्म को बिल्कुल अकेले कर देनी है ताकि आप x की वैल्यू तक निकल पाए। तो अभी तक तो हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन अभी भी x के साथ क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। तो ये हमें वैल्यू 2x की थोड़ी ना चाहिए थी, हमें तो वैल्यू x की चाहिए। तो ये जबरदस्ती जो 2 इसके साथ लगा हुआ है इसको भी हमें उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको अगर हमें इक्वल साइन के उस साइड देखना हो तो यह 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इधर गुणा में था तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो इस तरह से अब जब 14 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 टाइम। तो ये पहला मेथड आपने देखा। हमने पहले मेथड में किस चीज को नोटिस किया है कि हम कैसे न कैसे करके नंबर को हटाने, नंबर जिस साइड में क्या नाम है वेरिएबल वाली टर्म होती है उस साइड में अगर कोई नंबर होता है तो हम सबसे पहले उसको जीरो करने की कोशिश करते हैं। और अगर जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस जीरो करने के प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में जो भी आपको उधर ऐड करना पड़ रहा है या माइनस करना पड़ रहा है, सेम वो का वही नंबर आपको इक्वल साइड के दूसरे साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। ये फर्स्ट मेथड था, आई होप क्लियर होगा। और ये जो दूसरा, मैंने स्टार्ट करने से पहले भी ये चीज क्लियर की थी कि जो दूसरा जो मेथड है ट्रांसपोज मेथड, या जिसको पक्षांतरण विधि भी कहते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वन वेरिएबल वाली। तो चलिए इस मेथड को सॉल्व करते हैं। ये जो मेथड है क्या कहलाता है, ट्रांसपोज, या फिर इसको आप पक्षांतरण विधि भी बोल सकते हैं, पक्षांतरण विधि भी बोल सकते हैं। तो ये दूसरा वाला मेथड बहुत ज्यादा काम का है। इस विधि को अप्लाई करने में आपको नहीं भी क्लियर हो तो भी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोसेस में जो एक्सरसाइज को सॉल्व करना, ज्यादा से ज्यादा इसी विधि को काम में लेना है, इसी मेथड को काम में लेना है। तो सेम कंसेप्ट है इस वाले मेथड में और उस वाले मेथड में। मैंने ये चीज कॉमन कही थी कि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि x वाली टर्म एक साइड रहे और नंबर्स वाली टर्म एक साइड रहे। तो अब हम देखने में पा रहे हैं कि यहाँ x वाली टर्म के इधर नंबर वाली टर्म भी आ रही है और नंबर इधर है। तो हमने क्या कहा, x वाली टर्म एक साइड रहनी चाहिए इक्वल साइन के, और जो नंबर वाली टर्म है वो दूसरी साइड रहनी चाहिए। तो अब हम इस 2x को तो मान लिया हम इधर ही रखना चाहते हैं, और क्योंकि ये नंबर है -3 और दूसरी साइड भी ये 11 रखा हुआ वो भी नंबर ही है, तो नंबर को नंबर के घर में ही भेजते तो ज्यादा बेटर है। और कोई इधर वेरिएबल होता, इधर कोई x वाली टर्म होती तो हम उसको इधर ला सकते थे ताकि ये x वाली टर्म एक साइड रह जाए और नंबर वाली टर्म एक साइड रह जाए। तो अब हम क्या करने वाले, इस -3 को इसके कास्ट के आदमी के पास ही, कास्ट के घर में ही वापस भेजना चाहते हैं, नंबर के साइड भेजना चाहते हैं। तो ये इधर अभी तो पहले 11 था, अब ये -3 उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, +3 में। यह चीज तो क्लियर है ना आपको कि कोई भी वैल्यू अगर इक्वल साइन के इधर से उधर ट्रांसफर की जाती है, इधर से उधर पक्षांतरण की जाती है, अगर वो वैल्यू प्लस की हुई तो उधर जाके माइनस की हो जाएगी, अगर वो वैल्यू माइनस की है तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी, अगर वो वैल्यू मल्टीप्लाई की है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, और अगर वो इधर वैल्यू डिवाइड में है या विभाजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ये सिंपल कांसेप्ट है, 6-7 क्लास में आपको बताया होगा अच्छे से। तो इतना करने के बाद जैसे ही आपने ट्रांसपोज किया यहाँ पे है, तो आप अब देख पा रहे हैं इस प्रोसेस करने के बाद अब नंबर एक साइड आ चुके हैं और x वाली टर्म्स एक साइड आ चुकी हैं। तो अब 2x नंबर को नंबर से प्लस करना है, 11 + 3 14, और अब हमें वैल्यू x की निकालनी है तो 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि 2 भी तो एक नंबर ही है और हमें नंबर को नंबर की साइड ही भेजना है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में तो अब इधर आके 2 डिवाइड में हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं आप 14 में 2 का डिवाइड करने पे फिर से आंसर 7 ही आ गया है। तो क्लियर है कि नहीं?
बस ये दो मेथड है और सबसे ज्यादा जो मेथड यूज किया जाता है वो ट्रांसपोज वाला मेथड है। इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। थर्ड 2x minus 9 is equals to 5x plus 27। एक एग्जांपल लिया हमने। तो अब आप देख पा रहे हैं क्या ये लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल है। हाँ, एक ही वेरिएबल आ रहा है और सभी की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल है। हमारा ट्रांसपोज मेथड लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो मेन हमारा मकसद क्या था कि वेरिएबल वाली टर्म्स ये जहां पे भी चर पद नजर आ रहे हैं उनको एक साइड कर लेंगे इक्वल के, और जहां पे भी नंबर नजर आ रहे हैं उनको दूसरी साइड कर लेंगे इक्वल साइड की। तो वही काम करते हैं, पक्षांतरण करने की कोशिश करते हैं। तो आप चाहें तो इस टूवर्ड्स देखो वेरिएबल को वेरिएबल की साइड लेना चाहते हैं तो आप किधर भी सोच लीजिए, आपके दिमाग में ये पहले फिक्स कर लीजिए कि मैं x को किधर रखना चाहता हूँ, राइट हैंड साइड रखना चाहता हूँ या लेफ्ट हैंड साइड रखना चाहता हूँ, ये आपके ऊपर है। माइनस प्लस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। तो जैसे आप चाह रहे हो कि मैं x वाली टर्म्स को तो इक्वल साइड के इधर रखूंगा और जो नंबर वाली टर्म है उसको इक्वल साइड के उधर रखूंगा, या फिर आप चाह सकते हो तो x वाली टर्म इधर ला सकते हो, नंबर वाली टर्म इधर ला सकते हो, इसमें कोई सोचने वाली जरूरत नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि हम x वाली टर्म इस साइड रखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और जो नंबर वाली टर्म है वो राइट हैंड साइड रखेंगे। तो ये तो 2x ही है और ये -9। अब आप क्या चाहते हो कि ये जो इधर 5x + 27 था, हम चाह रहे थे कि हमारा जो वेरिएबल वाली टर्म है, चर वाली जो टर्म है वो एक साइड है, तो ये इधर +5 था। तो जब हम इस +5 को इसको इधर ट्रांसफर करेंगे इक्वल साइन के इधर, तो वो -5x हो जाएगा, ये -5x प्लस का इधर आते ही माइनस का हो गया, और सिमिलरली अभी तक ओनली क्या बच गया, 27 बच गया। अब फिर से हम इस स्टेप में देख रहे हैं कि हाँ वेरिएबल वाली टर्म, चर वाली टर्म एक ही साइड है और नंबर वाली टर्म एक इस साइड है, लेकिन ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि यार इधर बीच में एक नंबर वाली टर्म और बच गई है। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि वेरिएबल वाली टर्म एक साइड रहनी चाहिए और नंबर वाली टर्म दूसरी साइड रहनी चाहिए। तो अब नंबर वाली टर्म एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इस वाली नंबर वाली टर्म को भी उधर लेके जाना पड़ेगा हमें। तो इधर तो 2x है, -5x = ये माइनस का 9 था, तो उधर जाते ही क्या हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा। अब इस सिचुएशन पे आके आप ध्यान से देखिए तो वेरिएबल वाली टर्म देखो, x वाली टर्म एक साइड है और नंबर वाली टर्म दूसरी साइड है, मतलब अब बहुत ही करीब है आप सॉल्यूशन करने के। बस आपको हमेशा इसी चीज का ध्यान रखना है कि आपको शुरू से लेकर एंड तक यही कोशिश करनी है कि जो भी x वाली टर्म है या चर वाली टर्म है या वेरिएबल वाली टर्म है वो एक साइड दिखाई दे और नंबर वाली टर्म दूसरी साइड दिखाई दे। तो अब हम माइनस करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, तो प्लस के 2x में से आप माइनस के 5 को तो माइनस नहीं कर सकते ना, लेकिन हाँ 5 में से 2 को जरूर कर सकते हैं। तो 5 में से 2 को माइनस किया, 3 आ गया और दोनों के पास x था तो x भी दे दिया। अब इसके चिन्ह कौन सा है, इसके साइन कौन सा लगेगा, यहाँ साइन उसी नंबर का आता है जो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ 2 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है, तो 5 का साइन कौन सा था, माइनस का, तो इसके भी कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये दोनों ही नंबर प्लस के थे, तो दोनों नंबर प्लस के तो दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 27 में 9 ऐड किए तो कितना आया, 36, और दोनों का साइन प्लस का था तो इसका प्लस का ही रह गया। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें अभी -3x की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, x की। तो x को अकेला करना हमारा मेन पर्पस है। तो x यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो x के साथ -3 मल्टीप्लाई में था, तो ये -3 को भी हम नंबर की साइड में लेके जाएंगे। तो ये जो 36 था और -3 इधर मल्टीप्लाई में था, तो उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये -3 इधर आके डिवाइड में हो गया। अब आप डिवाइड आराम से कर सकते हैं, 36 में 3 का डिवाइड कर सकते हैं। तो 36 में जैसे ही 3 का डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 1 2 12 आ गया। लेकिन यहाँ आपको एक माइनस साइन भी नजर आ रहा था,
तो जब भी आप प्लस में माइनस का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है। तो यह जो आंसर आया आपको x की जो वैल्यू आई है वह क्या होगी, -12 होगी। तो आई होप आपको ये जो दोनों मेथड है और दोनों में से भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मेथड है ट्रांसपोज मेथड, जिसके हमने 2 एग्जांपल भी किए, तो ये क्लियर हो चुका होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या रेखीय समीकरण एक चर वाले जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में जो सबसे जरूरी चीज है वो यही रहनी चाहिए कि जो वेरिएबल वाली टर्म है या चर वाली टर्म है वो एक साइड रहे और जो नंबर वाली टर्म है वो इक्वल साइड के दूसरे साइड रहे। बस हमें इस ट्रांसपोज का ध्यान रखना है। अगर इधर वैल्यू प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इस तरह से x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें x को हर बार अकेले करने की कोशिश करनी है और फाइनली जब x पूरी तरह से अकेला हो जाएगा तो उसका आपको आंसर भी इजी वे में निकल जाएगा। तो आई होप इस जो वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड देखे और ट्रांसपोज मेथड के और आप एग्जांपल्स कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो उसको मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जो बच्चे अभी आज नए हैं इस वीडियो चैनल पे तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में डेली नए वीडियो अपलोड करता रहूंगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो ही आप और अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।